नमस्ते। हमारी साप्ताहिक चर्चा अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। एक दिन थोड़ा लेट हो गया है। राजनीतिक गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी। कुछ इधर-उधर भाग-दौड़ भी थी। अ अशोक वानखेड़े साहब, एक बड़ा भारी काम एक चीज़ हुई है और मेरे हिसाब से उसपे उतनी चर्चा नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टर ईडी के बारे में कहता है कि उसके 2 जो अपॉइंटमेंट थे, 2 एक्सटेंशन थे, वो इनवैलिड है। वो कोट एंड कोट कहता है, इट इज़ इनवैलिड, और इनवैलिड का हिंदी अर्थ है और अवैध है। और उसके बाद उन अवैध महाशय को कहता है 31 जुलाई तक आप काम करिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का कौन-सा, और मुझे और सुन के ताज्जुब हुआ, 8 मई को जजमेंट रिजर्व कर देते हैं। 1 साल के एक्सटेंशन में 7-8 महीना लगाते हैं इस जजमेंट तक पहुँचने में। उसके बाद जो खैर उन्होंने ये भी कर दिया कि जो बाकी लॉ जो चेंज किया गया है, कानून जो बदला है पार्लियामेंट ने और भाजपा सरकार ने, वो ठीक है। मैं थोड़ा इस पे आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो कहीं ना इधर ना उधर एक अवैध इंस्टीट्यूशन कैसे लोगों की छानबीन कर रहा होगा पिछले 2 साल से। उसने 2 साल जो भी किया वो अवैध आदमी ने किया है, अवैध इंस्टीट्यूशन ने किया है। देखिए आनंद जी, ये जो सज्जन थे संजय कुमार मिश्रा, इनका टेन्योर पहला 19 नवंबर 2018 को समाप्त हो रहा था। 20 को हाँ 2020 को हाँ 19 नवंबर सॉरी 2018 हाँ को शुरू हुआ 2020 को, सॉरी 2020 को समाप्त हो रहा था। 13 नवंबर 2020 को उसे एक्सटेंशन दिया गया। उसके बाद ये लगातार आज तक एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे, तीसरा एक्सटेंशन था। देश आजाद होने से आज तक अभी ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे 3 एक्सटेंशन किसी को दिए होंगे। एक एक्सटेंशन भी बहुत ही रेयर केस में दिया जाता है कि देश पे आपत्ति है, इमरजेंसी सिचुएशन है, हमला हुआ है, देश में आर्थिक इमरजेंसी है, या चुनाव सर पे है, ऐसी कुछ चीजें कि जहां अब बदलना, नए सरकार पे छोड़ देते हैं, इस टाइप का काम होता है। ये बार बार एक्सटेंशन देना एक ही अधिकारी को, जो 1984 बैच के रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर थे, उनको इनकम टैक्स मिला था, सीबीडीटी के विदेश कर डिपार्टमेंट में भी वो काम कर चुके थे। लेकिन एक ही आदमी क्यों चाहिए? क्योंकि आप 2014 के बाद जब से ये सज्जन आए हैं इसके मिश्रा, तब से आप ईडी का फॉर्मेट देखिए। मैं ईडी की जांच के खिलाफ नहीं हूं, ईडी ने बिल्कुल जांच करनी चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि जो सत्ता पक्ष है उनको छोड़ा जाता है, विपक्ष को घेरा जाता है। लेकिन यदि विपक्ष का भ्रष्टाचार सामने हो तो बाहर लाए, उन्हें सजा दें। और जब ये दूसरी किसी और की सत्ता आएगी तो वर्तमान में जो लोग सत्ता में हैं, इनका काला पैसा और भ्रष्टाचार तब ईडी उजागर करेगा। ऐसा करते करते देश में साफ सफाई हो जाएगी। इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है व्यक्तिगत रूप से। मुझे आपत्ति उस बात पे है कि ईडी तथाकथित भ्रष्ट आदमी को क्यों छोड़ती है या उसके प्रति क्यों नरम रवैया अपनाती है जैसा ही वो भाजपा की सदस्यता लेता है। 2000 यदि मैं राज्यसभा में दिए हुए सवाल के जवाब की बात करूं तो पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी ने मारे हैं। उनमें से मात्र 23 लोग दोषी पाए हैं। इसका मतलब 2987 लोग जो है, क्या इनको वसूली के लिए छापे मारे गए थे? मतलब मैं मानता हूं कि भाई आपने 200 छापे मारे, उसमें से 23 दोषी पा गए, लेकिन 3010 छापों में से फिर 2983 जो लोग हैं या 82 लोग जो हैं, क्या उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको वसूली करने के लिए? एक शब्द हम सुनते थे कि भाई नो ट्रबल नो अटैचमेंट। मतलब कुछ सौदा होता था तो उसको ट्रबल भी नहीं होगी, मतलब आपको तकलीफ नहीं दी जाएगी, और अटैचमेंट, आपकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी। क्या इसके तहत कुछ पैसा इकट्ठा हुआ है? ये लोगों के बीच में जो ये जहन में सवाल है।
इस ईडी की खासियत यह है, यदि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को मैं सही मानूं तो 2014 से लेकर आज तक 121 राजनीतिक नेताओं पे, राजनीतिक दलों के नेताओं पे ईडी ने छापे मारे। उनमें से 115 विपक्षी दल के हैं। मतलब विपक्षी दल को प्रताड़ित करने का जो प्रतिशत है वो 95% है। हर सरकार ऐसी करती है, लेकिन 2004 से 2014 में यूपीए की यदि सरकार बोलूं तो कुल उनके 26 नेताओं पे कार्यवाही की थी उन्होंने, उसमें से 14 विपक्ष के थे, तो वो प्रतिशत 54 बैठता है। 54 और 95 में बहुत फर्क है। दूसरी बात, 2014 से लेके मतलब 2018 से लेके यदि 2023 तक 31 विधानसभाओं के चुनाव हुए, उसमें मात्र 6 विधानसभा में बीजेपी अपने बलबूते पे जीती है। बाकी जगह बीजेपी की जो सरकारें बनी है, चाहे कर्नाटक में बनी थी, चाहे महाराष्ट्र में अभी वर्तमान में, गोवा में बनी थी, मध्य प्रदेश में बनी है, राजस्थान में बनते बनते रह गई। ऐसे कई राज्य है जहां भाजपा की सरकार इस वजह से है कि कहीं ना कहीं ईडी से प्रताड़ित नेता अपना दल छोड़ के भाजपा के शरण में आ गए और सरकार बनवा दी। महाराष्ट्र इसका बेहतरीन उदाहरण है, बंगाल इसका बेहतरीन उदाहरण है, आसाम इसका बेहतरीन उदाहरण है। शारदा चिटफंड फंड कांड में जो अभियुक्त और आरोपी जिसके खिलाफ बीजेपी ने लंबा मोर्चा खोल लिया था, वो हेमंत विश्व शर्मा आज बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। जिनको सबसे भ्रष्ट कहा था प्रधानमंत्री ने अभी पिछले सप्ताह, उनके कहने के 3 दिन बाद वो बीजेपी के साथ हो जाते हैं और उप मुख्यमंत्री बनते हैं महाराष्ट्र में। ऐसे कई उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में तो एक नेता ने कह दिया कि मुझे अब ईडी और सीबीआई का डर नहीं लगता क्योंकि मैंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो क्या ये ईडी जो पुराने जमाने में, मैं हम अक्सर उदाहरण देता हूं कि पुराने जमाने में राजे महाराजे जब शिकार करने बैठते थे मचान पे, तो उनके जो बेचारे गुलाम और सैनिक थे वो हाहाकार करते हुए, हाकारा बोलते थे उसको, लगाते हुए जाते थे ताकि जानवर भूख के, वो डर के मारे आवाज और ड्रम की आवाज की वजह से जानवर उस पेड़ की तरफ भागता था जहां उनके राजा शिकार करता था। तो यहाँ बीजेपी बैठी हुई है मचान पर और ईडी हाकारा लगा रहा है। डर के मारे लोग भाग रहे हैं मचान की तरफ और भगवा पहन रहे हैं। क्या ईडी का ये उपयोग है? क्या इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि क्या आपको कोई और उपयुक्त आदमी मिलता नहीं क्या? सेकंड एक्सटेंशन क्यों? उस पे इन्होंने फिर कैबिनेट का वो एक्ट अमेंड किया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, और उसको फिर जो अमेंडमेंट है वो भी इलीगल घोषित किया गया क्योंकि केवी विश्वनाथन जो थे, जो न्याय मित्र थे, उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट भी गलत है, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का उसको हिलाता है। और इसके तहत अब उनको तात्काल जाने के लिए बोला था वैसे आनंद जी, लेकिन फिर सरकारी वकील ने रिक्वेस्ट की, क्योंकि ईडी के डायरेक्टर होने के नाते वो कई कमेटियों में होते हैं, कई जगह पे उनका एक्स ऑफिसियो करके होते हैं, तो वो चार्ज हैंडओवर करना पड़ेगा, कुछ समय चाहिए। तो फिर बोला 15 दिन का समय लीजिए, 31 जुलाई को इनको नमस्ते कर दीजिए और नया ईडी डायरेक्टर। अब इसके बाद पार्ट 2 आता है। अमित शाह जी ने कहा कि ईडी के डायरेक्टर की जो विदाई हुई है उससे विपक्ष और भ्रष्ट लोग खुशियां न मनाएं। जो भी ईडी का डायरेक्टर आएगा वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ एक्शन लेगा। उन्होंने परिवारवाद का भ्रष्टाचार बोला। मानो परिवारवाद है तो ही भ्रष्टाचार होता है, नहीं तो बाकी भ्रष्टाचार नहीं होता। तो सवाल यह है कि यदि ये डायरेक्टर जाने के बाद भी दूसरे डायरेक्टर आएंगे और भ्रष्टाचार की लड़ाई बरकरार रहेगी, और रहनी भी चाहिए, तो फिर इसी डायरेक्टर को ऐसा क्या सोना लगा होता कि जो आपने 3 बार एक्सटेंशन लिया? इसका जवाब अमित शाह कब देंगे? कुल मिलाकर ईडी की जो प्रताड़ना है, ईडी की जो पीड़ा है, इससे कई जगह सत्तांतर हुआ है। इसीलिए विपक्ष लगातार ईडी के खिलाफ फ्रंट खोले हैं। दुर्भाग्य है कि जो 2014 के बाद इन एजेंसियों का उपयोग खुल के हुआ है,
आने वाली सरकारें अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए ऐसा ही उपयोग करेगी। ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, ये लोकतंत्र के लिए ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिस है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है जिसको लोकशाही में या लोक इसमें जगह नहीं है प्रजातंत्र में। तो कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला बहुत सराखों पे मैं साधुवाद देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं मुख्य न्यायाधीश को। कहीं तो उन्होंने एक आम आदमी की न्यायपालिका में विश्वास जगाया है। यदि सत्ता पक्ष अपने को मिले हुए बहुमत के मद में, अहंकार में, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए काम करता है तो न्यायपालिका का अंकुश उस पर जरूर लगता है। और एक उस कड़ी में एक कड़ी एक और थी, ऐसा मुझे लगता है। जी अशोक भाई, मैं एक और चीज अपने दर्शकों को बता दूं, कल मैंने थर्ड आई में उसको कवर किया था। ये जिन वकील का आपने नाम लिया, केवी विश्वनाथन साहब, ये बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और एमिकस क्यूरी बोलते हैं जो वो मित्र। और यही नहीं है, न्याय मित्र, और यही नहीं है, 8 मई को ये जजमेंट रिजर्व होता है और केवी विश्वनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दिस शुड बी स्क्रैप्ड, इट इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। उन्होंने इस चीज के लिए, इस एक्ट के लिए कहा कि इट इज टू बी स्क्रैप्ड बिकॉज इट इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। और आगे की बात मैं बता दूं, केवी विश्वनाथन साहब उन रेयर लोगों में है कि 23 मई 2023 में अभी वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट जज बने हैं, वो जज बन गए हैं, अब वो बेंच में हैं। और हिंदुस्तान के उसमें रोहिंटन नारीमन और बहुत कम उदाहरण हैं जब सीधे किसी को, वकील साहब को सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। तो इनकी मेरिट पे कोई डाउट नहीं कर सकता है। और अगर इनकी सीनियरिटी रही तो 2030 में ये हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे। मैं सिर्फ इसलिए ये कह रहा हूं कि इनके हिसाब से इट इज अ थ्रेट टू द इंडियन डेमोक्रेसी। खैर, अब एक मैं दूसरा थ्रेट की भी बात करूं। बृजभूषण शरण सिंह साहब एकदम से बड़े चर्चित हैं, उनके खिलाफ एक चार्जशीट आ गई है जो केवल इंडियन एक्सप्रेस ने उस चार्जशीट के अब खुलासे कर दिए हैं। ये दर्शकों को बता दूं, ये एफआईआर नहीं है। एफआईआर करने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी छानबीन में ये सारी चीजें पाई हैं कि वो 6 महिला पहलवान, उनके 15 विटनेस और कुछ फोटो और साक्ष्य हैं जिसमें साफ साफ यह है कि इन्होंने महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है। ये चार्जशीट में, पुलिस की चार्जशीट में। मेरा आपसे पूछना यह है कि इसके बाद भी इनको नहीं पकड़ा जा रहा है, क्योंकि ये आदमी जब तक बाहर रहेगा, आप देखिएगा ये सारे विटनेसेस को प्रभावित करेगा। ये आज भी प्रभावित कर रहा है। कल किस तरह से वो टाइम्स नाउ की उस पत्रकार को डांट रहा था और उसका माइक नीचे फेंक दिया गया था, ये सबने देखा था दुनिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बृजभूषण शरण सिंह ऐसे घूमते रहेंगे और देश की न्याय व्यवस्था देखती रहेगी चुपचाप। यही इस सरकार के संविधान के प्रति समर्पण है। 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरा टेन्योर शुरू कर रहे थे तो सेंट्रल हॉल में पहली बार जब आए तो उन्होंने पार्लियामेंट को साष्टांग दंडवत किया। दूसरी बार आए तो उन्होंने सेंट्रल हॉल में जो कॉपी रखी हुई थी संविधान की, उसको नतमस्तक होते हुए अपनी दूसरी पारी शुरू की। उनके नतमस्तक होने के मायने अब धीरे धीरे समझ में आने लगे। वो संविधान को शायद कह रहे थे कि अब आपका जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूं, अब मेरे हिसाब से देश चलाऊंगा। यदि थोड़ी नैतिकता नाम की कोई चीज किसी राजनीतिक दल में हो तो ऐसे लोग जिनके ऊपर चार्जशीट फाइल होती है व्यभिचार की, वो क्या करते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक व्यभिचार के आरोप लगे थे, चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई थी एमजे अकबर के खिलाफ। वो विदेश मंत्रालय में मंत्री थे और उनका इस्तीफा हुआ तुरंत। ये आदमी ऐसा कैसा है कि जो अभी भी सांसद बना हुआ है और भाजपा इसको अभी भी प्रोटेक्ट करने के लिए लगी हुई है। इस आदमी के प्रति मोह तब समझ में आता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जिन्होंने भारत का नाम उज्जवल किया हो, जिसका स्वागत स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया हो मेडल लाने पे, जिन्हें गौरवान्वित किया हो देश ने, उन महिलाओं ने जब अपने शारीरिक उत्पीड़न की बात दिल्ली पुलिस को की तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें उस बात को एफआईआर दर्ज करने लायक भी नहीं समझा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुसार उसके बाद ही वो एफआईआर दर्ज हुई। मतलब इस देश में असामान्य महिला की स्थिति क्या होगी, जिसको कोई पहचानता नहीं, जिसकी अपनी पूरी पहचान नहीं,
उसकी स्थिति क्या होगी ये तो सिर्फ भगवान ही जान सकता है। यदि नॉन सेलिब्रिटी महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति है और पूरा स्पोर्ट्स की दुनिया उनके साथ खड़ी है, लोग आंदोलित हो रहे हैं, तो उस आंदोलन पे कुचलने के लिए जिन लड़कियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भारत का राष्ट्रीय गीत बजवाया हो अपने हुनर के बलबूते पे, उनको दिल्ली पुलिस के जूतों ने उसके सर पे ऊपर जूता रख के रगड़ाया है। ये वीडियो भी हमने देखे। उनका दोष इतना था कि वो न्याय मांग रहे थे और उनके ऊपर अन्याय करने वाला एक ऐसा बाहुबली, धन बली, सत्ता बली, जो 2-4 लोकसभा सीटों को प्रभावित कर सकता है। बीजेपी के लिए 4 लोकसभा की सीटें इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि फिर 4 अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी जो अपनी इज्जत दांव पे लग के कह रही है कि हमारा शारीरिक शोषण हुआ है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पाया है, चार्जशीट में फाइल किया है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मौन है। प्रधानमंत्री ट्रिपल तलाक को अबलिश करके महिला बहनों के साथ कैसा न्याय किया इसकी दुहाई देते हैं। आधी आबादी को गैस चूल्हे से गैस चूल्हा देकर चूल्हे के धुएं से कैसा मुक्त किया इसके लिए बात करते हैं। जो शख्स अपनी मां की स्ट्रगल को लेके आज भी देश के प्रधानमंत्री के ओहदे पे बैठ के भी अपनी मां की उस स्ट्रगल को याद करके उसके आंखों में पानी आता है। उनकी मां दूसरे के घर में बर्तन मांज के उनको पाला करती थी। जो स्त्री के लिए इतना समर्पित हो, इतना भावुक हो, उन इन स्त्री खिलाड़ियों के लिए कहां जाती वो भावुकता, ये समझ के परे है। या राजनीति में चुनाव जीतना ही सब कुछ है, या चुनाव जीतने या कुछ सीटों का, चंद सीटों का फायदे के लिए आदमी इतना हार्टलेस कैसा हो सकता है, ये सवाल है। आर चौड़ा होके घूम रहा है और संसद का सदन भी अटेंड करेगा, और जब तक उनको सर्वोच्च न्यायालय से सजा नहीं होती तब तक वो ऐसा ही बाहर घूमता रहेगा। अशोक भाई, मैं एक और चीज दर्शकों को बता दूं। 2 चीजें हैं। एक ज्यादा जो ज्यादा खतरनाक बात है, सरकार ने एक कमेटी बनवाई थी मैरी कॉम जी के नेतृत्व में। उस कमेटी ने यही रिपोर्ट दी, सरकार के पास दे दी, और सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गई है। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। और अगर लीगल टर्म से कहें तो 120 बी होता है कॉन्स्पिरेसी, तो इस पूरे उसमें सरकार भी कहीं कॉन्स्पिरेसी के दायरे में आती है, ये जो इनको अंदर न किया। यकीनन यकीनन जब दिल्ली पुलिस कोई अच्छा कारनामा करते हैं तो उन्हें बख्शिश देती जाती है। दिल्ली पुलिस कोई शर्मनाक काम करे तो उन्हें पनिशमेंट भी देनी चाहिए। जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज नहीं की उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कम से कम इस देश की आबादी को ये तो लगे कि मेरी लड़की खेलने जा रही है तो देश का मान सम्मान बढ़ाने जा रही है, ना कि अपना मान सम्मान खोने के लिए जा रही है। देश की इज्जत बढ़ाने के लिए जा रही है कि अपनी इज्जत नीलाम करने के लिए जा रही है। ये विश्वास होना चाहिए, और ये विश्वास तभी होगा जब ऐसे व्याभिचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। अशोक भाई, मैं थोड़ा सा, क्योंकि एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत कुछ हो रहा है, वो आप उस राज्य की नब्ज भी समझते हैं। आप 2-3 राज्य हैं जो आपके स्पेशलिस्ट हैं। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? क्योंकि पोर्टफोलियो अभी तक नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाया। इतने दिन पहले वो सब हो गया, पोर्टफोलियो नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उधर जो अपना नहीं यंग मराठा है, वो जाके छगन भुजबल के उनके घर में जाके उनको चैलेंज कर रहे हैं। ये तो भाई हमने शरद पवार जी का इतना एग्रेसिव रूप नहीं देखा था। 20 साल से नहीं गए थे उनके। देखिए आनंद जी, एक कड़ी अपने पहले स्टोरी से जुड़ती है, वही ईडी वाली कहानी जी। अजित पवार ईडी के रडार पे, छगन भुजबल ईडी के रडार पे, प्रफुल्ल पटेल ईडी के रडार पे, सुनील तटकरे ईडी के रडार पे, हसन मुशर्रफ ईडी के रडार पे। ये ईडी के पीड़ा के सारे लोग मंत्री बने हैं। हसन मुशर्रफ तो जमानत करने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, रेड हुई ज्यादा दिन नहीं हुए, वो भी मंत्री बने। अजित पवार भी मंत्री बने।
जिस 70,000 करोड़ घोटाले की बात प्रधानमंत्री जी ने की, उस घोटाले के जो तथाकथित नायक जिन पे ऊपर आरोप थे, वो अजित पवार और सुनील तटकरे थे। उन्हीं के पास वो मंत्रालय थे। एक टेन्योर अजित पवार का था, दूसरे टेन्योर सुनील तटकरे का था। सुनील तटकरे की बेटी भी कैबिनेट में मंत्री बनती है। ये कल तक जिनको चक्की पिसवा रहे थे, उनके साथ रोटी कैसे खा रहे, ये सवाल उठता है। एकनाथ शिंदे के लोगों को लग रहा था कि चलो 43 मंत्री बनते हैं, 9 बने हैं, बाकी सब हम बन लेंगे। अब एक पार्टनर और आ गया उसमें, अब एक शेयर होल्डर आ गया तो कम हो गया। तो यहाँ शिंदे के यहाँ गुट में बड़ी असंतोष है। सभी को मंत्री बनना था, अब तो 3-4 मंत्री बनेंगे। अब किसको बनाए और किसको ना बनाए। उसी के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कह दिया कि अब गवर्नर उन 12 विधान परिषद सदस्यों के नाम घोषित कर सकते हैं। अब उन 12 में पहले लग रहा था कि 6-6 हो जाएंगे, अब वो 4-4 हो गए, क्योंकि अजित पवार भी मांगने गए। फिर अजित पवार आए हैं, तो अजित पवार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से ज्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। वो वित्त मंत्रालय मांग रहे हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ऐसी इसी वित्त मंत्रालय आपको दिया इसीलिए तो हमने पार्टी छोड़ी थी। अब लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग हंसेंगे हमको। छगन भुजबल भी बड़े सीनियर है, उनको भी अच्छा मंत्रालय चाहिए, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो। हसन मुश्रीफ भी मंत्रालय अच्छा मांग रहे हैं। दिलीप वलसे पाटिल, लोग कहते थे कि सास भी शरद पवार को लेके पूछ के लेते हैं। उन्होंने इतना बड़ा शरद पवार के साथ इतना, मतलब शरद पवार को छोड़ने का इतना बड़ा डिसीजन लिया, तो बड़े मंत्रालय उनको भी चाहिए। अब मंत्रालय है कहाँ, कौन किसका मंत्रालय देंगे। इसी चक्कर में मराठी में मंत्रालय को खाते कहते हैं, डिपार्टमेंट, खाता, उद्योग खाता, अर्थ खाता। और खाते का मतलब ये भी है खाना। तो महाराष्ट्र में ये जो खाते बांटप को लेके जो झगड़ा है, वो महाराष्ट्र की भलाई का नहीं है। क्योंकि जब एकनाथ शिंदे आए तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए और किसानों के विकास के लिए, अंतिम व्यक्ति को सुख देने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। अजित पवार भी यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को विकास के लिए, किसानों की भलाई के लिए, उस अंतिम व्यक्ति का लाइफस्टाइल बदलने के लिए हम आ रहे हैं बीजेपी के साथ। तो लाइफस्टाइल तो इनका उड़ता है, आम आदमी का कुछ भी नहीं। आज पालघर जिले में 400 से ज्यादा स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी कट गई है, क्योंकि उनके ऊपर 2019 से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही नहीं पे किया। 4 साल में 70 लाख रुपए का बिल बाकी है, बिल बाकी है। आपको स्कूलों के बिजली के बिल देने का पैसा नहीं है, स्कूलों में बिजली कट रही है। गांव के लोगों ने कंट्रीब्यूट करके स्कूल को डिजिटल बनाया था, तो वह कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, वो तमाम चीजें धूल खाती हुई पड़ी हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। चंद्रपुर में एक शासकीय सैनिक स्कूल है, उसमें पिछड़ी जातियों के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी, वो 2019 से स्कॉलरशिप नहीं मिली है। 25 लड़कों का 55 लाख रुपए किराया बकाया है, वो बकाया नहीं चुकाया सरकार ने। इसलिए सैनिक स्कूल ने कहा कि बहुत हो गया, 5वीं में एडमिशन हो गई, 9वीं तक आ गए हो, अभी तक तुम्हारी फीस जमा नहीं हुई है, तुम स्कूल छोड़ दो। बच्चों की स्कूल फीस देने के लिए पिछड़े वर्गों की इनके पास पैसा नहीं, स्कूलों को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, और इनके पास पैसा है शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। आपका शासन आपके द्वार करके एक नई योजना चला रहे हैं। जिले के एक जगह पे 1-1.5 लाख लोग इकट्ठा करके उनको बताते हैं कि कौन सी योजनाएं आपके पास है। उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अब 2 उप मुख्यमंत्री हो गए, दोनों मतलब तीनों वहां पे बैठते हैं। तो एक आयोजन का 3-3 करोड़ रुपए खर्चा है। पिछली बार पूना में जेजुरी नामक जगह पे ये आयोजन होना था। 13 तहसीलदारों को 10-10 हजार लोग लाने का टारगेट दिया गया था। सारी व्यवस्था हो गई थी, लेकिन 3 तारीख को अजित पवार ने विस्फोट किया, वो कैंसिल हो गया। उसके बाद 8 तारीख को जाना था, वो भी नहीं हो पाया। फिर 13 तारीख की डेट निकली, लेकिन अब 13 तारीख को ये लोग दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली ईश्वर का आशीर्वाद लेने कि भाई साहब एक खाटा बंटवारा करवा दो, हमारी औकात नहीं कि हम आपस में बांट लें। जी,
13 तारीख को भी वो आयोजन कैंसिल हो गया है। करीब करीब 2 करोड़ रुपए फूंक दिए हैं उसमें, क्योंकि टेंट लगे हैं, अब पता नहीं कब होगा। तो करोड़ों रुपए एक तरफ आयोजन पे खर्चा होते हैं, विज्ञापनों पे खर्चा किए जाते हैं, और बच्चों के स्कूल अंधेरे में हैं, बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही है, किसान अभी भी आत्महत्या कर रहा है। ये महाराष्ट्र का वास्तविकता है। लोग ऊब चुके हैं। गडकरी जी ने भी कहा कि जिस हिसाब से सत्ता इधर से उधर लोग जा रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता ऊब चुकी है इन सब बातों से। और यही कारण है कि अब महाविकास आघाड़ी को एकनाथ शिंदे के जाने से लोगों की सहानुभूति उद्धव के प्रति आ गई, और उद्धव जो इतने बड़े नेता नहीं थे, उससे भी ज्यादा बड़े नेता हो गए हैं। इतना भीड़ उनको सुनने आती है। और ऐसे ही शरद पवार के पास हो गया। याद कीजिए, एक ईडी की नोटिस नहीं, शरद पवार ने अपनी पार्टी जिंदा कर दी थी। 2019 और 2026, 4 साल की पहले की बात है। 4 साल में क्या बड़ा होगा? शरद पवार की उम्र ही बढ़ी, शरद पवार की हिम्मत नहीं टूटी, हिम्मत भी बढ़ी है उतनी ही ताकत से। आज वो फिर 80+ का युवा नेता जिस जगह जाता है लाखों की भीड़ लाता है, और लोग संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है के नारे लगाते, खासकर यूथ, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया ये लोग जो सत्ता में इधर से उधर जा रहे हैं ना, हिंदुत्व के लिए जा रहे हैं। अब ये कल तक कह रहे थे कि हिंदुत्व के लिए जा रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के साथ, कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाके हिंदुत्व खराब कर दिया। अब एकनाथ शिंदे का हिंदुत्व कौन सा बचा हुआ है जब वो अजित पवार के साथ बैठ के सत्ता चलाएंगे? वो भी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्लेम करते हैं। तो ये सब हमाम में नंगे हो गए, और हमाम के ऊपर जो कांच के ऊपर पर्दा था वो नीचे गिर गया है। जनता इनके नंगेपन को देख रही है। इसलिए वहां पे बीजेपी के लिए और इस तथाकथित एनडीए का जो अभी ईडी सरकार थी, अब ईडी ए सरकार हो गई है, एडीई सरकार हो गई है। अजित, देवेंद्र और एकनाथ, ये जो सरकार हुई है, ये या एड़ा सरकार कह सकते हो आप इसको, ईडीए एड़ा। तो ये जो एड़ा सरकार है, इसके एड़ेपन को यानी पागलपन को लोग देख रहे हैं, और जनमानस के मन से ये सब उतर चुका है। जी अशोक भाई, थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं एक मेरे मन में लालच है बहुत कम समय में, क्योंकि वो इसलिए जरूरी है कि मुझे उस घटना से मुझे गुस्सा आया है, मुझे छोड़ने दुख नहीं हुआ। मैं आपकी कर्म भूमि मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जो मूत्र विसर्जन वाली बात हुई, एक आदिवासी के ऊपर, एक शुक्ला जी, एक बीजेपी के नेता, ये कैसे कर सकते? मतलब मुझे जब आता है तो मुझे गुस्सा आता है, मुझे ये आता है कि मतलब आनंद जी, इसीलिए मैं मानता हूं कि लगातार सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए। लगातार सत्ता में बने रहने का जो मद और अहंकार आता है और आदमी निरंकुश बनता है, ये शुक्ला जी वही एमएलए है, आज से 6 महीने पहले उनके खिलाफ किसी ने फेसबुक पे कुछ लिख दिया था, एक कलाकार ने, स्टेज के आर्टिस्ट ने, तो उसको पुलिस ने जेल कर दिया। तो उसके विरोध में सीधी के सारे पत्रकार जब पुलिस स्टेशन गए विरोध प्रदर्शन करने, तो उन पत्रकारों के कपड़े उतार के, उनको नंगा करके, लाठियों से पीट के, और उनकी नंगी फोटो वायरल करने का काम इसी शुक्ला जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में और इसी शुक्ला जी के उस इशू में हुआ था। जब शुक्ला जी ने पत्रकारों को पिटवा के नंगी तस्वीरें वायरल करवा ली, जब उनका बाल बाका नहीं हुआ, तो उनके जो छर्रे हैं, जो प्रतिनिधि है, वो तो सर पे मुतेंगे ही। और उन्होंने वही किया, प्रैक्टिकली किया। सर पे मुतना ही मुहावरा है, इन्होंने वो प्रैक्टिकली करके दिखाया। मुख्यमंत्री ने चरण छुए। जो बूंद से जाती है ना, वो हौद से नहीं आती। वो जो बेइज्जती उस आदिवासी की हुई है, उस गरीब की हुई है, मुख्यमंत्री के चरण धुलने से वो बीजेपी का पाप धुलेगा नहीं। मतलब मैं चरण धोता रहूंगा और तू मूत्र विसर्जन करते रहना। यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर न्याय कहां मिलेगा? उसके बाद कई घटनाएं आ रही है, रोज घटनाएं के वीडियो आ रहे हैं। किसी को चरण चटवाए, किसी को मारा है, किसी को घर तोड़ा है। चुनाव है तो आदिवासियों के प्रति प्रेम उमड़ रहा है।
और कौन किसको बोलेगा? प्रधानमंत्री के खुद के राज्य में एक दलित ने गॉगल क्या पहना तो गांव वालों ने पीट दिया, सवर्णों ने। तो इस देश में अभी भी वही सामंती ताकतें हावी हैं, और सामंती ताकतें इसलिए हावी है कि सत्ता निरंकुश उनके पास है। फिर कभी वो बृजभूषण सिंह के रूप में सामने आता है, कभी शुक्ला जी के सामने आता है, तो कभी कोई पाटीदार के नाम से सामने आता है या पटेल के नाम से सामने आता है। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन अ सैड नोट, बिकॉज ये जब ये सब सुनते हैं तो अजीब सा कष्ट होता है रात में। नहीं, इसका सैड नोट नहीं है। ये चीजें मीडिया ने सामने लाई, इसके लिए मीडिया को धन्यवाद। जनता जागरूक हो रही है, जनता इनकी तानाशाही, इन सामंती प्रवृत्ति को देख रही है, और इसका रिपलकेशन ये है, फिर उसकी परिणति जो होती है उसकी हिमाचल, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।